हेलो फ्रेंड्स, मैं अकबर सर फ्रॉम बिहार। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नए टॉपिक ईट के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्टरी ईट। इंट्रोडक्टरी ईट में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को हम बता दें कि जिन लोगों ने इंट्रोडक्टरी देयर यानी कि यूज ऑफ देयर को नहीं पढ़ा है, उस टॉपिक को पहले पढ़ लेते हैं तो ये जो टॉपिक है और भी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक के डेफिनेशन के बारे में चर्चा करते हैं। परिभाषा, डेफिनेशन। अंग्रेजी में कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें सब्जेक्ट के रूप में ईट का प्रयोग होता है और इस ईट का हिंदी में कोई अर्थ नहीं होता है। ईट के इस प्रकार के प्रयोग को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाता है। अर्थात इसे एम्प्टी ईट भी कहते हैं। यहाँ साफ लिखा हुआ कि अंग्रेजी में कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें सब्जेक्ट के रूप में ईट का प्रयोग होता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है, कभी कोई वाक्य जब हम लिखते हैं या बोलते हैं तो दुनिया भर का जो सब्जेक्ट होता है, कभी नाउन से, कभी प्रोनाउन से, और नाउन भी कई तरह के होते हैं, प्रोनाउंस भी कई तरह के होते हैं, उसी स्थान पर कभी कभी आपका ईट भी आता है। तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब ऐसे कोई वाक्य जिसमें ईट का प्रयोग दिया रहेगा तो उसका जो हिंदी अर्थ होगा वो क्या होगा? कुछ नहीं। मतलब ईट का कोई अर्थ नहीं होता है जब ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे तो। और ऐसे ईट का प्रयोग जो है जब हम करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, या उसे हम बोल सकते हैं एम्प्टी ईट। क्योंकि ईट जो है केवल सेंटेंस को पूर्ति करने के लिए हम उसका प्रयोग किए हुए हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देयर के बारे में पढ़ा था, तो देयर का काम क्या था कि जब किसी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वो सेंटेंस को पूर्ति करने के लिए हम लोग उसका प्रयोग करेंगे। ठीक उसी प्रकार का ईट भी है, वैसा ही काम करेगा। लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है, कब देयर करेंगे कब ईट करेंगे, थोड़ा सा तो अंतर इसमें ही है। लेकिन देयर और ईट का प्रयोग जो है लगभग एक जैसा होता है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे ईट पर। जैसे किसी ने कह दिया कि आज सोमवार है, आज सोमवार है,
तो जब इसका अंग्रेजी अनुवाद कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, इट इज़ मंडे, इसका मतलब होगा कि सोमवार है, और फिर यहाँ पर क्या दिया, आज ना, तो यहाँ टुडे लिख सकते हैं। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा इट इज़ मंडे टुडे। तो यहाँ जो इट का प्रयोग किया गया है, इसका काम क्या है, केवल सेंटेंस के सब्जेक्ट जो है उसका पूर्ति करना इसका कार्य है। क्लियर। एक और लेते हैं, 7 बजे हैं, 7 बजे हैं, इसका जो ट्रांसलेट होगा, इंग्लिश ट्रांसलेट, वो होगा इट इज 7 o'clock। आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आप समझ ही गए होंगे कि इट का प्रयोग जो है जब हम कर्ता के रूप में करेंगे उसका हिंदी अर्थ कुछ नहीं होगा, केवल सेंटेंस को पूर्ति करने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। चलते हैं इसके हम रूल पर, इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, कब कब इट का प्रयोग करेंगे, हम रूल को देखते हैं। नियम क्या कहता है। पहला रूल है कि समय यानी कि टाइम, उसके बाद दिन जिसको हम लोग डे कहते हैं, नेक्स्ट है महीना यानी कि मंथ, साल मतलब ईयर, उसके बाद ऋतु यानी कि सीजन, तिथि जिसको हम लोग इंग्लिश में डेट कहते हैं, या प्राकृतिक घटना यानी कि नेचुरल इवेंट को बताने के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोगों ने रूल 1 में क्या देखा कि जहाँ समय की बात हो, दिन की बात हो, महीना की बात हो, साल या ऋतु जैसे जाड़ा, गर्मी, बरसात, तिथि मतलब कोई भी तारीख, और प्राकृतिक घटना यानी कि जैसे सुनामी हो गया, ताउते हो गया, भूकंप हो गया, इस तरह की बात हो। तो जब भी अगर ऐसे चीज़ें दिखाई देंगे तो इनके साथ क्या होगा, हमेशा इट का प्रयोग करेंगे। हालांकि इट को पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि जब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वहाँ इट केवल सेंटेंस को पूर्ति करने के लिए आता है, और इन परिस्थितियों में यहाँ पर देयर या कोई अन्य सब्जेक्ट काम नहीं कर सकता है। जब होगा तो इट, क्योंकि ये सब के सब मतलब क्या है, प्रकृति से संबंधित है। और एक और बता दें, किसी किसी बुक में जो इंट्रोडक्टरी जो सब्जेक्ट हम लोग का है, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल इट, कहीं कहीं इसका जिक्र किया गया है। लेते हैं एग्जाम्पल। अगर बात करें हम लोग समय का, जैसे 8 बज रहे हैं या फिर 8 बजे हैं, इसका हम लोग करेंगे ट्रांसलेट, इट इज 8 o'clock। या इट क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। एग्जाम्पल नेक्स्ट लेते हैं, आज शुक्रवार है, तो क्या होगा, इट इज फ्राइडे। आज है ना, इसके लिए हम लोग क्या मानेंगे, टुडे।
एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं महीना पर। जून का महीना था, जून का महीना था या जून था, तो क्या लिखेंगे? इट वाज जून। बस हो गया। बहुत लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं कि इट वाज द मंथ ऑफ जून, तो वो भी सही है, लेकिन इट वाज जून से भी आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। इट वाज जून का मतलब होता है जून का महीना था या फिर जून था। एक और देख लेते हैं, चूंकि यहाँ स्पेस है अभी, साल पर देख लेते हैं। 2020 का वर्ष था, क्या लिखेंगे? इट वाज 2020 कंप्लीट। उसी प्रकार से जैसे मौसम है, यहाँ पर ऋतु है, जैसे जाड़े का मौसम है या जाड़े का दिन है, आप लिख सकते हो इट इज़ विंटर, इट इज़ समर, इट इज़ स्प्रिंग, आप लिख सकते हो। कोई डेट रहेगा, मान लो यहाँ पर एक डेट की तरह काम कर रहा है, इट वाज 2020, ये भी क्लियर है। कोई अगर प्राकृतिक घटना हो गया जैसे भूकंप, तो लिख सकते हो इट इज़ अर्थक्वेक। मतलब इन सब के साथ आप इट का प्रयोग करोगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अब आप लोगों को कहीं से भी इट के प्रयोग में कोई अंतर, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग चलेंगे इट के दूसरे नियम पर। रूल 2, किसी निर्जीव पदार्थ मतलब जो सजीव ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं लाइफलेस थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स भी बोल सकते हैं हम लोग। छोटे छोटे पशुओं यानी कि स्मॉल एनिमल्स। नेक्स्ट है कीड़े मकोड़े, जिसे हम लोग बोलते हैं इंसेक्ट्स। उसके बाद पक्षियों यानी कि बर्ड्स के लिए यह या वह के अर्थ में ईट का प्रयोग किया जाता है। कि जब भी ईट का प्रयोग होता है ना, तो एक तो प्राकृतिक के लिए हो गया, जैसे 10 बजे हैं, जून का महीना है, इस तरह की बात हो गया। और दूसरा जो रूल 2 है, इसमें ईट का मतलब क्या, कभी कभी हम लोग ईट को हम यह वह मान लेते हैं। ऐसे हम सबको पता है कि इसको हम लोग दिस कहते हैं, और वह के लिए दैट या कहीं ही का प्रयोग होता है। तो वहाँ कंडीशन होता है ना कि जहाँ पर्सन्स की बात होगा, मेल पर्सन, अगर पुरुष जाति का बोध होगा तो वहाँ ही होगा वह के लिए, और अगर लड़की होगी तो सी हो जाएगा, वो अलग बात है। ऐसे नॉर्मली दिस मतलब यह होता है, दैट मतलब वह होता है। क्यों होता है? क्योंकि कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज़ मान लो, अगर आपके समीप होगा तो उसको दर्शाने के लिए, बताने के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। अगर वही वस्तु, व्यक्ति, कोई भी चीज़ अगर आपसे दूरी पर होता है तो वहाँ पर दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो कि एक कॉपी है आपके पास, तो आप कह सकते हो ना कि ये मेरी कॉपी है। और वही कॉपी अगर आपसे दूर रहेगा तो आप ये भी कह सकते हैं कि वह मेरी कॉपी है। वह मतलब क्या हो गया? दूरी हो गया। यह मतलब क्या हो गया? आपका नज़दीक हो गया। लेकिन यहाँ ईट के सेंस में
यह वह का जो प्रयोग है वह ईट के सेंस में आएगा, क्योंकि ईट का प्रयोग इस नियम में यहाँ साफ स्पष्ट कर दिया है कि ईट जो है एक प्रोनाउन है। जैसे किसी नाम के लिए अगर मैं बोलूँ अभिषेक कुमार तो उसके लिए ही का प्रयोग होता है, या कोई मैं नाम बोलूँ रानी कुमारी उसके लिए सी का प्रयोग होता है। तो उसी प्रकार से अगर निर्जीव पदार्थ होंगे, कॉपी, कलम, फैन, इस तरह की बातें होंगे, या कोई पशु होगा जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, बात समझे, या फिर कीड़े मकोड़े जैसे आपका बटरफ्लाई हो गया, एंट हो गए, या कोई पक्षी हो गया जैसे पिजन और पैरोट, तो इसके बदले अगर ईट का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर यह और वह के सेंस में हम इसको लिख सकते हैं। हालांकि ईट का जो वास्तविक मीनिंग तो यहाँ तो होगा ही नहीं, और होता भी है ईट का हिंदी अगर यह होता भी है तो वो तब होता है जब वो वर्ब के पहले नहीं रहता है। जैसे मैंने इस काम को पूरा किया तो हम लोग क्या लिखते हैं, आई हैव डन इट। तो इस जगह पर रहेगा तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, यह पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर वर्ब के पहले यहाँ पर ईट का प्रयोग दिया रहेगा तो वहाँ ईट का हिंदी कुछ होता ही नहीं है। अगर होता भी रहेगा यह और वह के सेंस में, सेंटेंस को एक सही अर्थ निकालने के लिए हम ईट को यह और वह के भाव से हम लोग व्यक्त करते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। उसके पास एक कुत्ता है, वह काला है, वह काला है। यहाँ जो वह मतलब क्या है, ये दैट नहीं है। इस नाउन के बदले हम वह का प्रयोग किए हैं। ये एक परिचय करा रहा है कि जो काला है वो कौन है, वो कुत्ता है। कुत्ता को रिपीट कर रहा है ना, तो रिपीट करने के सेंस में अगर यह और वह का प्रयोग होता है हिंदी अर्थ में तो वहाँ पर हम इट मानेंगे। दिस दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वह दूरी बताने के लिए होता है, और यहाँ पर वह जो है बस एक सेंटेंस को सही करने के लिए उसके भाव में यहाँ पर वह का प्रयोग किया गया है। हालांकि इट का मतलब वह नहीं होता है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। उसके पास एक कुत्ता है, ही हैज़ ए डॉग, वह काला है, इट इज ब्लैक। तो इट का जो प्रयोग हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्मॉल एनिमल्स होता है, समझे, उसके साथ हम इट का प्रयोग करते हैं। समझ गया ना? एग्जाम्पल हम लोग एक और ले लेते हैं ताकि और भी हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है, यह अच्छी चलती है, यह अच्छी चलती है। तो इसको लिखेंगे हम लोग, आई हैव अ पेन। यह मतलब क्या है, कलम है, कलम के बदले यह का इस्तेमाल किया गया है। तो इसके बदले आने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, इट को लिखते हैं। आई हैव ए पेन, इट राइट्स मतलब चलना या लिखना, इट राइट्स वेल मतलब अच्छी तरह से। आई हैव ए पेन, इट राइट्स वेल, यानी कि मेरे पास एक कलम है, यह अच्छी चलती है। और यहाँ से आप समझ गए होंगे कि यहाँ जो इट का प्रयोग किया गया है वो केवल उस नाउन के बदले आने के लिए किया गया है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में अगर प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है कर्ता के रूप में तो कहीं ना कहीं किसी नाउन का काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग निर्जीव पदार्थ के लिए, पशु के लिए, कीड़े मकोड़े के लिए, पक्षियों के लिए जब कोई प्रोनाउन मानेंगे तो हम लोग इट मानेंगे। और वहाँ का जो इट का जो हिंदी अर्थ होगा वो केवल सेंटेंस को समझने के लिए, उसको भाव को सही करने के लिए यह और वह के सेंस में इट का इस्तेमाल होता है। गुड बाय।